हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टर्न है वह पॉलिटी का है और आज पॉलिटी में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, चूँकि नागरिकता भी है उसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले मैंने इसको उठाए हैं। और दोस्तों, बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। चूँकि मौलिक अधिकार बहुत बड़ा है तो कम से कम 2 वीडियो में ये शूट होगा, इसलिए मैं जो अभी तक जितना डिटेल इस पर लिख रहा हूँ पहले इसको बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे का डिटेल आपको बताऊँगा। तो आइए हम लोग समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जो मौलिक अधिकार है, जब मैं पढ़ाया था, जब आपको पढ़ा रहा था उस समय की विदेशी स्रोत को, तो मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहली लाइन है कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगला, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, यानी भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात कही गई है, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के बीच में, यानी भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किसका जिक्र है, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार का। किस देश से लिया गया है, तो आप कहेंगे अमेरिका से। ठीक है, अब आइए बात करते हैं संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो दोस्त, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला है मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी भाग 3 को जो मौलिक अधिकार है, जिसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है, उस मौलिक अधिकार को अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्योंकि मौलिक अधिकार को आप, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदर केस में नहीं जाएंगे। अदर केस में क्या होता है, पहले जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद जब बात नहीं बनी तो। लेकिन ये मौलिक अधिकार हमें जो मिले हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसे लेकर के आप डायरेक्ट, अगर कोई बात, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। आपको हाई कोर्ट, जिला न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, यानी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे मौलिक अधिकार। तो अभी तक मैंने बात किया कि इस यानी अधिकार को, यानी मौलिक अधिकार को जो है अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब आगे आइए बात करते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यानी मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि जो मूल संविधान का ढांचा है उसमें बिना बदलाव के, यानी मूल जो संविधान का ढांचा है उसमें बिना परिवर्तन के अगर चाहे सरकार यानी संसद चाहे तो क्या कर सकती है, यानी उसमें बदलाव यानी चेंज, या आप कह सकते हैं कि संशोधन हो सकता है। अब आगे आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी अनुच्छेद किसके तहत, 352 मैंने बता दिया है, अनुच्छेद 3 है, एक तो 352 है, 356 है, 360 है, जिनके तहत आपातकाल लगते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, ये जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो हमारे मौलिक अधिकार जो 20 और 21 में डिफाइन है, उनको यानी उन अधिकारों को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन इसे निरस्त नहीं किया, यानी स्थगित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से 2 हैं, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये यानी जो जीवन है, जिसमें आप देखेंगे तो विवाह की भी बात इसी में कही गई है। तो जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जो है, यानी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार को छोड़कर अन्य सारे अधिकार राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होते हैं, छीन लिए जाते हैं या उसको निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन ये 2 अधिकार ऐसे हैं जो अनुच्छेद 20 और 21 की बात कर रहा हूं, इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। इस बात को आपको याद रखने हैं। अब आइए बात करते हैं आगे। आप देखेंगे तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
टोटल कितने थे? 7। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है जिसे हम 44वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, और यह संशोधन 1978 में होता है, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार हमने कहा 7 थे, 7 में एक जो संपत्ति का अधिकार है, इसे यानी आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19A में जो रखा गया था, इस मौलिक अधिकार को यानी संपत्ति का जो अधिकार है, इसे हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और इसे कह दिया गया कि यह जो अधिकार है, यानी मैं बता रहा हूं जो संपत्ति का अधिकार है, इसे कानूनी अधिकार के रूप में बता दिया गया, यानी अब ये कानूनी अधिकार के रूप में डिफाइन है। और आप बात करेंगे तो अनुच्छेद किसमें? 300A में रख दिया गया है। ठीक, तो कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। किस सन में हुआ? तो आप कहेंगे कि 1978 में। ठीक, कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे 31 में, और 19A में जो था उससे हटा करके इसे कहाँ रख दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में। और वह संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कहने का मतलब अब इसको हटा दिया गया, अब चाहें आप तो आप इसे कानूनी अधिकार को लेकर के किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार जो है, जो मौलिक अधिकार हम बोल रहे हैं, इन मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप तैयार किया था वो पर्सन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था उस किस पर्सन के द्वारा तैयार किया गया था? तो JL नेहरू हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ये बातें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझिए कि ये खूब पेपर में बने हैं, खूब आते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। जो हमने बताया टोटल 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन एक हट गया जिसको हम संपत्ति का अधिकार कह रहे थे, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बात करते हैं बचे कितने? 6। तो वो 6 जो मौलिक अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो है समता या समानता का अधिकार, ठीक है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, जिसका उल्लेख आप कहेंगे 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है। किसका? समता या समानता का अधिकार। अब इसके बारे में एक्सप्लेन मैं आगे करूंगा, पहले आप कौन कौन सा अधिकार है सिर्फ इसकी बात जो है सुन ले पहले। अब दूसरा जो है, पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के, यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में उल्लेख है। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार का। फिर आप बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेके 24 के बीच में है। अब आगे आइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच, यानी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किसका जिक्र है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र है। अब आइए संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हमें मिले हैं उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 29 से लेकर के 30 के बीच कही गई है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल कितने अधिकार हो गए? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आप कहेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और फिर आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, देखिए ये 6 हैं, ये याद हो जाने चाहिए। कभी कभार क्या होता है, पूछता है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार, तो आप कहेंगे 6 प्रकार की। कौन कौन से हैं? तो आप तुरंत जाएंगे कि भाई समता या समानता का अधिकार, फिर आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आप आएंगे तो कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब फिर आप आएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और फिर बात करेंगे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एकदम रट जाने चाहिए आपको। अब आइए बात करते हैं पहला, यानी समता या समानता का अधिकार। ये क्या है? तो आप देखेंगे विधि के समक्ष क्षमता, इसका मतलब क्या है, या इसी का मतलब समानता भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो। विधि के समक्ष जो समानता है वह क्या है, इसके बारे में इसका अर्थ समझें। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा एक समान कानून लागू करेगा। इस बात को समझना आपको कि ऐसा नहीं है कि कोई
कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर कानून कोई सरकार बना रही है तो जितने नागरिक उस राज्य के हैं सबके ऊपर एक समान लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है तो उसके ऊपर कम है, हमारे ऊपर ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं है। सबके जितने नागरिक हैं सबके ऊपर समान कानून लागू होगा और जो कानून बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा वह समान रूप से लागू होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आइए आर्टिकल 15 की बात करते हैं। ये 14 का विधि के समझ क्षमता, इसको आपको दिमाग में बैठा लेने हैं कि 14 में क्या कहा गया है। मात्र इतना आपको याद रहेगा तो ये एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत ही नहीं, इतना तो आप समझदार हैं कि समझ जाएंगे कि समानता का मतलब क्या है। अब आगे आइए आर्टिकल 15 की बात करते हैं। दोस्तों जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। कहने का मतलब राज्य सरकार जो है किसी धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है तो कहेंगे आर्टिकल 15 में है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 16 का। क्यों? क्योंकि मैंने जब बताया था समता या समानता का अधिकार तो 14 से 18, तो अभी जो बात हुई है वह 14 हुई, 15 हुई। अब बात करते हैं 16 की। तो 16 की जब बात करते हैं दोस्तों तो आपको दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है। इसका मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझें। जब राज्य सरकार कोई नियुक्ति यानी जो पद है उस पर नियुक्त आदमी होता है, तो जैसे सरकारी नौकरी वगैरह की बात यहाँ हो रही है, उसमें जो है आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी बात किस अनुच्छेद में कही गई है या किस अनुच्छेद में उल्लेख है तो आप कहेंगे आर्टिकल 16 में। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद में अनुसूचित जाति जिसको आप एससी बोलते हो और अनुसूचित जनजाति जिसको आप एसटी बोलते हो एवं पिछड़ा वर्ग जिसको हम अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करते हैं, इनको जो है छूट मिली हुई है। अब छूट का मतलब क्या है आप जरा समझे इस बात को। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पूरी शरीर है इसमें से एक अंग हमारा खराब हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको काट के फेंक देंगे। हम क्या करेंगे, अगर खराब है तो हम कोशिश करेंगे कि दवा करें या कोई ऐसा प्रावधान करें जिससे कि ये हमारा हाथ सही हो जाए, यानी हम कंप्लीट हमारा पूरा शरीर एकदम सही रहे। उसी तरह से हमारा समाज है, हमारे समाज में यदि कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, कोई दबा कुचला बंदा है जो कि सही तरीके से वह जी नहीं पा रहा, वह रह नहीं पा रहा है, तो उसको सरकार छूट दे सकती है। तो इस बात को आप समझिए ताकि वह जो लेवल है, जो एक समान लेवल है, उस लेवल तक उसे पहुंचाया जा सके, इसीलिए यह छूट इनको दी गई है। तो अपवाद में आप याद रखें अनुसूचित जाति और इसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। ठीक है, आप उदाहरण समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इनको इसलिए ऐसा किया गया ताकि यह एक लेवल में आ सकें, यानी एक समानता स्थापित हो सके, इसलिए इन्हें यह छूट मिला हुआ है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर गरीब है और कोई अमीर है तो गरीब को मार के भगा दें, उसको भी अधिकार है कि वह उस लेवल तक पहुंच सके, इसलिए ऐसा है। तो आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 17 की। यहाँ है अस्पृश्यता का अंत, कहने का मतलब छुआछूत का अंत। अब छुआछूत का अंत क्या है आप देखते हैं, हालांकि अभी भी ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर इस यानी आर्टिकल 17 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आप जो है किसी गरीब के साथ भेदभाव या आप उसके साथ कोई जातीय नहीं कर सकते, यानी अस्पृश्यता का अंत की बात अनुच्छेद 17 में कही गई है। यदि आप मान लीजिए भेदभाव करते हैं उसके साथ, तो इस अनुच्छेद के यानी आर्टिकल 17 के तहत आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये दंडनीय अपराध है एक तरह से, इस बात को समझिए, इसलिए छुआछूत समाज में नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की, यानी अनुच्छेद 18 की, जिसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अब सोचेंगे आप कि उपाधियों का अंत क्या है। आप देखते हो पहले से सुनते आ रहे हैं बहुत सारी उपाधियां मिल जाती थी,
किसी को मुगल की, किसी को बादशाह की उपाधि, तो किसी को आप देखेंगे तो जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि। इस तरह की उपाधियों का जो विरोध है वह आर्टिकल 18 करता है। यानी अपवाद में क्या है, अपवाद बहुत जरूरी है। सेना से संबंधित कोई व्यक्ति है, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, आप देखते हैं सबके लगता है कर्नल फला और ब्रिगेडियर फला व्यक्ति। तो उसी तरह शिक्षा से, जैसे प्रोफेसर अजय कुमार है ना, आप देखते होंगे डॉक्टर या इंजीनियर, ये सब लगा सकते हैं आप अपने आगे। यानी ये अपवाद, यानी शिक्षा या सेना संबंधित कोई व्यक्ति है तो उपाधि ये धारण कर सकता है, पर आर्टिकल 18 के तहत वैसी उपाधि कोई नहीं धारण कर सकता। अगर कोई भारत का नागरिक विदेशों से कोई उपाधि लेना भी चाहता है या उसे प्राप्त हो रही है तो वह बिना राष्ट्रपति के परमिशन से वह उपाधि नहीं धारण कर सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी राष्ट्रपति से आपका परमिशन लेना पड़ेगा अगर विदेशों से कोई भारत का नागरिक कोई उपाधि लेना चाह रहा है तो बिना परमिशन के आप उपाधि कोई धारण नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का जिक्र है, बस। बहुत ज़्यादा जो है बवाल नहीं याद रखने हैं। अपवाद में आपको याद रखनी है सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा से संबंधित लोग अपने आगे डॉक्टर, इंजीनियर या चाहे वो तो ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण। देखिए भारत रत्न आप जानते हैं सबसे, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर ऊंचा कोई अपना सम्मान है तो वो भारत रत्न है। तो भारत रत्न, इसके बाद आप जानते हैं पद्म विभूषण आता है, फिर इसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। तो ये सारे जो हैं, यानी सेना द्वारा जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार 18 यानी आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पुरस्कार जो दिए जाते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वीर हो, चाहे महावीर हो, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे भूषण हो, चाहे आप देखेंगे पद्मश्री हो, ये जितने पुरस्कार हैं सब के सब जो दिए जाते हैं नागरिक, किसको, भारत के नागरिकों को, या आप देखेंगे तो बाहर के लोगों को भी भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि भारत के नागरिकों को जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके आगे, क्योंकि जगह का थोड़ा कमी था इसलिए इसके आगे अब हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे हम स्वतंत्रता का अधिकार का। अभी तक बात जो हुई थी समता या समानता के अधिकार की बात हो गई थी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। अब बात करते हैं दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार का, जो आर्टिकल 19 से यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में उल्लेख है। अब आइए इधर देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 का। अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे तो जो मूल संविधान है उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ 6 ही बचे हैं, जिसमें से जो 19F है संपत्ति का अधिकार, उसमें 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वह संपत्ति का अधिकार था किसमें, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 19F में, जिसे हटा दिया गया। यानी 7 में से 19F को हटा दिया गया। अब जो बचे हैं उनको क्रमशः हम बात करते हैं। तो 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन सा, तो पहला देखेंगे आर्टिकल 19A यानी अनुच्छेद 19A। इसमें बोलने की स्वतंत्रता की आजादी है, यानी बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिकल 19A है, इससे क्वेश्चन, ये सब याद रहे या न रहे लेकिन 19A याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना, क्योंकि प्रेस होता है उसकी स्वतंत्रता की बात किसमें कही गई है, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 19A में। तो 2 तरह की स्वतंत्रता हो गई, एक तो बोलने की स्वतंत्रता और दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी अनुच्छेद 19A में कही गई है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं 19B की। 19A के बाद 19B की बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 19B की। तो इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार है। कहने का मतलब कि आप बिना दंगा किए, बिना जो है तोड़ फोड़ किए, आप चाहें तो सभा कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के। इस बात को ध्यान रखना है।
जैसे आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा है इस समय, तो शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, संविधान आपको ये अधिकार देता है। अब आगे आइए बात करते हैं आर्टिकल 19C का, यानी अनुच्छेद 19C। तो बात करते हैं इसमें कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी आप संघ बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए तो बात करते हैं 19D का, यानी अनुच्छेद 19D में बात करेंगे तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का आपको स्वतंत्रता है, यानी आप किसी भी, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, ये सारी बातों की स्वतंत्रता है। आगे आप देखिए बात करते हैं 19D, तो देश के किसी भी क्षेत्र का हो गया। अब बात करते हैं 19E, यानी अनुच्छेद 19E की बात करते हैं तो इसमें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का जिक्र है। तो पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 19E। ठीक है, अब आइए देखिए 19E के बाद 19F आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है 19F में जिक्र था, उसको संविधान संशोधन 44वां होता और उसे हटा दिया जाता 1978 में। तो इसलिए अब ई के बाद डायरेक्ट आ जाइए अनुच्छेद G में, यानी 19G में आ जाइए। तो अनुच्छेद 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, यानी आप व्यापार कर सकते हैं, आप अपनी जीविका चला सकते हैं, ये सब का आपको अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19G, यानी हमारा संविधान। तो इस बात को आपको याद रखने हैं। ये सारी बातें जितने मैंने बताया हूँ, इसमें से आपको जो बोलने की स्वतंत्रता और इसी में हमने बताया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पेपर में आता है। अब आगे आइए तो बात करते हैं इसके तहत। अब देखिए, अब आगे आएंगे तो बात करेंगे आर्टिकल 20 यानी 20 का, क्योंकि हमने बताया था स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से 22 तक है। तो अभी तो हम 19 फिर 19A B C इस तरह करके पढ़ें। अब आ जाइए आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 में। तो यहाँ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका क्या मतलब है तो आप समझिए। इसके लिए इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, यानी कौन कौन सा? तो पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। समझ रहे हैं? अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बार सजा होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोई अपराध कर दिया तो उसी अपराध के लिए बार बार आपको सजा सरकार ही दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब आइए दूसरा बात करते हैं, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा होगी। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने अपराध किसी समय में किया, उस समय कोई कानून बना है, उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है बाद में कोई सख्त कानून बन गया या आसान कानून बन गया तो उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। जिस समय आपने अपराध किया उस समय जो कानून था लागू, उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। आगे तीसरा बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपराध किया है तो उसे आप बाध्य नहीं कर सकते बहुत ज्यादा कि आप जो है स्वयं के खिलाफ गवाही दें। इस बात को भी ध्यान रखिए कि किस आर्टिकल 20 है, इसी में जो तीसरा इसका पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में जबरदस्ती उसी के खिलाफ, यानी उसे बाध्य नहीं किया जा सकता गवाही के लिए। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे आइए तो बात करते हैं आर्टिकल 21 का, है ना। अब बात हो गई 19A से लेकर के G तक। अब फिर इसके बाद बात किया मैंने अनुच्छेद 20 का। अब 20 के आगे आएंगे तो आर्टिकल 21 की बात करते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए तो इसमें जिक्र है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका क्या मतलब है आप देखेंगे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है वो आपकी ख्याल रखेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो खुद भी अपनी जिंदगी आप नहीं ले सकते। आप देखते हैं कोई व्यक्ति अगर अपने से आत्महत्या करता है या कुछ करता है, अगर वो उस समय मान लीजिए आत्महत्या कर लिया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर जो है चाहे सरकार तो उसे
पकड़ करके उसे संरक्षण के लिए जेल में भी रख सकती है। यानी आपको खुद अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 में। बस आपको यही लाइन याद रखने हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में बात कही गई है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 21 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A की। दोस्त ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको एकदम याद रखने हैं कि अनुच्छेद 21A के तहत यानी आर्टिकल 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जैसी बात किस आर्टिकल में कही गई है या उल्लेख है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21A में। और यह कब जोड़ा गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत यह बात कही कि जो राज्य सरकार है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, तो आप कहेंगे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह बात जोड़ी गई, यानी आर्टिकल 21A में, कि राज्य में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट जो आपकी है इसको आपको पूरी तरह से याद रखने हैं, आर्टिकल 21A। अब आगे आते हैं, आर्टिकल 22 की बात करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध में संरक्षण की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है, आगे आइए आप इसको पढ़िए। तो बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और वह 3 प्रकार की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वह किस आर्टिकल के तहत, तो आप कहेंगे 22। और कौन कौन सी है, तो पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यदि मनमाने ढंग से आपको हिरासत में ले लिया गया है तो जो अधिकारी या जो सरकार आपको हिरासत में ली है उसे यह जवाब देना होगा कि आखिरकार क्यों उसको हिरासत में लिया गया है। तो वही कह रहा है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी, कहने का मतलब मजिस्ट्रेट या जज कह लें आप, के समक्ष पेश करना होगा उसे, यानी 24। लेकिन यह 24 घंटा आने जाने के समय को छोड़कर है, इस बात को आपको ध्यान रखिए। यानी मान लीजिए हमें पकड़ा गया, मान लीजिए मैं अपराधी हूं, हमें पकड़ा गया, तो अब हमें लेके जा रहे हैं, मान लीजिए लेके जाने में 4 घंटे लग गए। अब उस 4 घंटे को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर, यह कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर उसे जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा, लेकिन आने जाने के समय को छोड़कर। आगे है, आप देखेंगे उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। यानी पहले बात समझिए, अब बात करते हैं पॉइंट 3 की। तो पॉइंट 3 में उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, तो 3 बातें ये याद रखना है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, तो कहेंगे आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, और आप देखेंगे तो इसके लिए कानून भी 1950 में जो निवारक निरोध कानून बना था, वह कानून 1950 में बना था, और 1971 में आप पढ़ेंगे तो खत्म भी हो गया था, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं किया। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पर आपको याद जो रखना है वो महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 21A। इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये संविधान संशोधन पे पूछा जा चुका है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में के तहत किस चीज़ को जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है या किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों रही हैं, और इसमें क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो है ये काफ़ी इसमें डिटेल है, तो इस पर अभी 1-2 लेक्चर जो भी लगेंगे मैं बनाऊँगा, पर जितना बताया हूँ ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। और आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।